गुड मॉर्निंग बच्चों, मेडी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लास्ट टाइम हमने डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, तो जहाँ पे हमने बताया था एटॉमिक रेडियाई और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता दिया था। आज जो है कि और भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं, आज की जो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डी ब्लॉक जो होते हैं वो कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर्म कलर्ड आयंस। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या फॉर्म करते हैं? कलर्ड आयन का फॉर्म करता है। यानी कि जो भी हम लोग देखते हैं ना, जितने भी क्रिस्टल वगैरह दिखते हैं, सॉल्ट जो भी दिखते हैं, तो वहाँ पे जो इतने शाइनी और कलरफुल दिखते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं, और डी ब्लॉक जो होते हैं वो कलरफुल नेचर के होते हैं। ठीक है, कलर शो करते हैं, ऐसा समझिएगा। तो होता क्या है इसमें, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट shows color, D block element shows color due to dd transition of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डी ट्रांजिशन की वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या शो करते हैं? कलर्ड शो करने लगते हैं। तो डी ब्लॉक में तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कलर्ड जो है वो तभी शो करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी केस क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो जो भी डी ब्लॉक का कंपाउंड होगा उसमें कलर्ड नेचर रहेगा, वो कलर्ड शो करेंगे। तो होता क्यों है? बिकॉज in dd transition electron move to T2Z to EZ and shows कलर शो करता है। ठीक है, होता क्या है कि डी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। जैसे जैसे डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं 2 फॉर्म में। एक सेट जो ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं T2Z, और दूसरे सेट के ऑर्बिटल को बोलते हैं EZ। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं। जैसे सपोज करिए कि टाइटेनियम H2O6 ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, +3 स्टेट में। ये कोई यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, टाइटेनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब अगर यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है। अब +3 का मतलब क्या होता है कि ये D1 हो जाएगा। ठीक है, इसके एस के सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और ये एक इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये 3D1 हो जाएगा। अब सपोज करिए कि टाइटेनियम के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना रहा होगा? 5 d ऑर्बिटल। जैसे ही ये यहाँ पे H2O के साथ जब बॉन्ड बनाता है ना, तो इसके ऑर्बिटल 2 फॉर्म में स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको जो नीचे वाला ऑर्बिटल होता है इसको बोलते हैं T2Z, और इसको बोलते हैं EZ। EZ में 2 ऑर्बिटल, T2Z में 3 ऑर्बिटल। T2Z जो है वो लोअर एनर्जी वाला है, यहाँ से ऐसे बना देते हैं ये एनर्जी। ठीक है, तो हायर से लोअर से हायर की तरफ ऐसे ये डायरेक्शन है। तो T2G जो होता है वो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होता है, और EZ वाले हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं। जब इसको फील करेंगे तो कुछ इस तरीके से फील होगा, एक इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम 3+ में। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा
तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और अपने इजी ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा। ठीक है, T2 जैसे इजी ऑर्बिटल मूव कर जाता है, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए, सपोज करिए कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा तो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में लाइट एनर्जी आती है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो वहाँ पे जो एब्जॉर्ब होता है ना, वो किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी या कह सकते हैं सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा, यानी येलो कलर की लाइट का मतलब है येलो कलर की लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसके वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा और ये अपने इजी ऑर्बिटल में चला गया। अब इजी ऑर्बिटल जो होता है वो हायर एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी हायर एनर्जी में नहीं जाना चाहेंगे, तो ये फिर से क्या करेगा, अपने आप को लोअर स्टेट में लाने के लिए एनर्जी को ये इमिट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा जब ये ईजी से T2G में जाएगा, मतलब हायर टू लोअर। अब जब यहाँ पे जब नीचे आएगा ना, तो एनर्जी को इमिट करेगा, तो वो उस एनर्जी का भी क्या होगा, कुछ वेवलेंथ होगा, और जो वेवलेंथ का वो एनर्जी रिलीज करता है उस टाइप का कलर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि डी ब्लॉक के ऑर्बिटल जनरली कलर्ड इसी वजह से शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी से डी में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है या जो कलर का वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कलर के बारे में अगर जाने तो कुछ इस तरीके से होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर सपोज करिए कि वायलेट है, इस तरीके से, ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से हम बना देते हैं, V ठीक है, इस तरीके से। अब सपोज करिए कि अगर वायलेट लाइट को अगर ये एब्जॉर्ब करता है, वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब किया T2G ऑर्बिटल, तो कलर कैसा शो करेगा, येलो। अगर येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो कलर कैसा शो करेगा, वायलेट। सेम क्या हो जाएगा, अगर मान ले रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया तो कलर कौन सा शो होगा, ग्रीन, और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता तो रेड वाला शो होता। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। डी ब्लॉक के ऑर्बिटल जो होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, वो जब कलर शो करते हैं तो जिसका वेवलेंथ एब्जॉर्ब किए रहते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो उस वेवलेंथ का शो करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे कलर्ड शो करते हैं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। रीज़न क्या होता है, सिंपल सा, क्योंकि वहाँ पे डी डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, डी डी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं T2G से ईजी में मूवमेंट हुआ है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका ऐसे भी ईजी टू T2G। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि जैसे MnO4 माइनस, इसका कलर जो होता है पर्पल होता है। ठीक है, तो ये कैसे शो कर रहा है, यहाँ पे ये +7 में होता है, तो इसका रीज़न क्या होता है, एक और रीज़न होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो करते हैं क्योंकि वहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से भी क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर्ड शो करते हैं। ठीक है, तो कौन से शो नहीं करेंगे, मान लीजिए कि डी ब्लॉक में तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन है, तो कलर्ड कौन से नहीं शो करते हैं, तो उसके लिए देखिए, अगर किसी के भी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो वो कलर्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, जैसे स्कैंडियम है +3 में, ठीक है, स्कैंडियम है +3 में, या फिर मान लीजिए कि वैनेडियम +4, नहीं सॉरी, वैनेडियम, टाइटेनियम +4, जिंक +2, ठीक है, मैंगनीज, वैनेडियम +5। ठीक है, तो ये सब जितने भी हैं इनके देखिएगा कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज वाई दे आर
कलरलेस, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो dd ट्रांजिशन, नो dd ट्रांजिशन। ठीक है, अब dd ट्रांजिशन होगा नहीं तो कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है shows कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या होता है, बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन। इनके पास क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण इनको हम लोग कैटलिस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये करते क्या है, कैटलिस्ट क्या करते हैं ना कि रिएक्शन जब फेवरेबल नहीं होता है, रिएक्शन जब आसानी से हो नहीं पाता है, कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आसानी से नहीं हो पाते हैं या कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, तो वहाँ पे ये हम लोग कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं कि इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि उस रिएक्शन को फेवर कर देना या फिर उस रिएक्शन को इग्नाइट या फास्ट कर देना। ठीक है, मतलब रिएक्शन को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं और कम एनर्जी प्रोवाइड करने पे भी वो रिएक्शन आसानी से हो जाता है। तो कैटलिस्ट एक तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है SO2 प्लस O2 को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो ये SO3 बनता है। ठीक है, ये SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो SO3 बनता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है H2SO4 के प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये आसानी से ऑक्सीडाइज होता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड को। अब वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं कराता है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या करेगा ना, इस SO2 के साथ ये रिएक्ट करके अपने आप को V2O4 में कन्वर्ट कर लेगा और SO3 बना देगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये +5 में है और यहाँ +4 में हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है वेनेडियम। ठीक है, डी ब्लॉक का है। अब होगा क्या कि जो वेनेडियम जो टेट्रा ऑक्साइड है ये क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, बाद में रिएक्ट करके अपने आप को जैसे पहले था रिएक्शन में उसी तरीके से वो ला देगा। ठीक है, रिएक्शन अगर होगा तो यहाँ पे देखिएगा होगा क्या कि V2O4 से V2O4 कैंसिल हो गया। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बस एक एलिमेंट्री तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे होता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि V2O5 से ये V2O5 कैंसिल हो गया, तो अपना रिएक्शन क्या बचेगा, केवल SO2 प्लस O2 और इधर क्या हो जा रहा है SO3। देखिए यही हमें चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शन हो नहीं पा रहा था, तो V2O5 ऐड किया। V2O5 क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दे रहा है और हमें प्रोडक्ट एज इट इज़ जो चाहिए था वो हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक यूज़फुल तरीका है कि हम लोग कैटलिस्ट को यूज़ करके रिएक्शन को प्रीफर कर सकते हैं। और कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जनरली डी ब्लॉक वाले होते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट को यूज़ क्यों करते हैं, या फिर कैटलिस्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग कैटलिस्ट की तरह यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी होती है ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का डी ब्लॉक जो हैं ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का एक और नाम से जानते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, यानी कि इनके पास इनडेफिनिट स्ट्रक्चर और इनडेफिनिट प्रपोर्शन
ऑफ एटम्स। एटम का जो इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, इसमें एटम जो होते हैं इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा इनडेफिनिट हो जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रक्चोमेट्रिक बोलते हैं। इसलिए ठीक है, यानी बेसिकली ऐसा समझा जाए तो एक तरीके से ऐसा मानिए कि जैसे स्टोचियोमेट्रिक वाले क्या होते हैं ना कि उन कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जो एटम्स का जो रेशियो होगा हमेशा होल नंबर में आएगा, लेकिन नॉन स्टोचियोमेट्रिक में जो एटम्स का जो रेशियो है वो होल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट नॉन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। होता क्या है, डी ब्लॉक जो होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एलिमेंट का ये एटम्स है। ठीक है, इस तरीके से, एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। इस तरीके से हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे ये एटम्स पूरे तरीके से इसमें क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे होल दिख रहा है ये। ठीक है, तो एटम्स के बीच में ये जो होल होते हैं ना इसको बोलते हैं हम लोग वॉइड। ठीक है, ये होता है वॉइड। अब वॉइड जो होता है बहुत ही छोटा होता है उन मेटल्स के एटम के बीच में। तो होता क्या है ना, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, लिथियम हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटे एलिमेंट्स एक तरीके से। तो ये क्या करते हैं, इनके प्लेस को ये फिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इनका प्रपोर्शन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो इनके जब प्रपोर्शन को ये फिल कर देते हैं, सपोज करिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बोरॉन आ गया, ठीक है, या कार्बन आ गया या हाइड्रोजन आ गया, तो ये प्लेसेस क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। अगर ये प्लेसेस अगर फिल हो जाएंगे तो पहले जो स्पेस था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो मेटल का अब जो या फिर उस कंपाउंड का जो हार्डनेस होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ऐसे समझ लीजिएगा कि ये जो वाइड होते हैं इसको कौन फिल कर देता है, स्मॉल एलिमेंट्स। अब जब जैसे ही फिल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, उस इंटरस्टिशियल कंपाउंड का हार्डनेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हार्डनेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर्ड टू प्योर मेटल। जो प्योर मेटल के फॉर्म में था ना उसके कंपैरिजन में उसका हार्डनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो उसकी कंडक्टिंग नेचर होती है ना, नो, या फिर इसी को ऐसे लिखिए, रिटेन दे रिटेन दियर कंडक्टिंग नेचर। अपने ये कंडक्टिंग नेचर, क्योंकि मेटल कंडक्टिंग नेचर के होते हैं तो ये अपने कंडक्टिंग नेचर को भी क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। ठीक है, तो इनकी हार्डनेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और ये कंडक्टिंग नेचर भी अपना रिटेन करते हैं। और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से का TiC टाइटेनियम कार्बाइड, इसके बाद Fe3H, Ti3H। तो ये सब जनरली कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बता दिया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हमने बता दिया, और एक और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, अलॉय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो अलॉयस का भी फॉर्मेशन करते हैं। अलॉयस का फॉर्मेशन करते हैं तो अलॉयस पहले होते क्या हैं, ये होते हैं होमोजेनियस, जनरली होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल। मेटल के क्या होते हैं, ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। मतलब क्या होता है ना कि दो सॉलिड मेटल के एक तरीके से दो सॉलिड मेटल को इस तरीके से हम लोग मिलाते हैं कि उनके जो एटम होते हैं एक दूसरे में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है अलॉय का। इससे होता क्या है,
इससे होता क्या है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इससे होता क्या है ना कि इससे क्या होगा कि जैसे जो हार्डनेस होती है अलॉयस की,